नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। आज हमारी चर्चा का विषय होगा वाई चाइनाज इकोनॉमिक क्राइसिस गॉट वर्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चाइना की लोकल सरकारी कर्ज की क्राइसिस अब और भी खराब हो गई है। जितनी ज़्यादा उंगली उतना गहरा घाव। इस तरह के कर्ज से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही पैदा होती हैं। चाइना के शहरों का विकास और संपत्ति के उछल-कूद तेज़ी से 90s में शुरू हुआ। चाइना के स्थानीय लोकल सरकारें तब से अपनी ज़मीन को विशाल राशि के कर्ज के रूप में गिरवी रखने लगी हैं। अक्सर LGFEs स्थानीय सरकार वित्तीय संस्थान के रूप में जाने वाले ओपेक कंपनीज के माध्यम से। हाल ही में निकले डेटा के मुताबिक चाइना के कुछ प्रोविंसेस को कड़ी गड़बड़ है, जिसमें कुछ प्रोविंसेस के फाइनेंशियल बर्डन्स GDP का 100% भी अधिक है और कुछ सरकारें उनके टैक्स रेवेन्यू के सारे पैसे सिर्फ इंटरेस्ट भरने के लिए ही खर्च कर रही हैं। इस वीडियो में हम चाइना की लंबी चली लोकल सरकारी कर्ज की क्राइसिस पर नज़र डालेंगे। क्यों ये इतना खराब हुआ है और क्यों ये चाइना के GDP के लिए भयानक संकेत की खबर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा प्राइमर। GDP कैसे काम करता है चाइना में। दुनिया के मेजॉरिटी हिस्सों में GDP ग्रोथ साल के अंत में स्टैटिस्टिकल अथॉरिटीज़ द्वारा निकाला जाता है। चाइना में लेकिन बस साल के अंत में ही नहीं, साल के शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट्स के लिए GDP टारगेट तय करती है। दूसरे शब्दों में GDP सिर्फ एक आउटपुट नहीं है, बल्कि ये एक इनपुट भी है। वैसे तो CCP आजकल लगभग 5% के आसपास हाई टारगेट तय करता है ताकि बेरोजगारी को कम रखा जा सके और इंटरनेशनल मार्केट को प्रभावित किया जा सके। ये लोकल गवर्नमेंट्स के लिए हालात को कठिन बना देती है क्योंकि ज़्यादातर टैक्स सीधे बेजांग के पास ही जाते हैं। हालांकि 1994 से लोकल गवर्नमेंट्स अपनी पब्लिक सर्विसेज का खर्चा खुद उठाते हैं। उसके अलावा बेजांग भी कितनी राशि का कर्ज ले सकती है, इस पर कानून है। तो अगर लोकल गवर्नमेंट्स कर्ज ले सकती तो ये ग्रोथ टारगेट को कैसे पूरा करती है। तो आमतौर पर लोकल गवर्नमेंट्स LGFEs यानी कि लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल्स के किसी कंपनी का इस्तेमाल करती हैं। लोकल गवर्नमेंट्स LGFEs को ज़मीन मुफ्त में देती हैं और फिर LGFEs या तो ज़मीन को निर्माताओं के बीच देती हैं या अधिकतर ज़मीन को कर्ज लेने के लिए जमा कर लेते हैं। फिर LGFEs ये पैसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं क्योंकि ये निवेश के रूप में गिना जाता है और इस तरह से GDP में शामिल किया जाता है। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कम से कम उसके रिलेटिवली गरीब पॉपुलेशन की मांग के मुकाबले में, जिसका मतलब है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सब ज़रूरी नहीं। इकोनॉमिक लैंग्वेज में ये इन्वेस्टमेंट उनके खर्चे को जस्टिफाई करने के लिए प्रोडक्टिविटी को सफिशिएंट तरह से बढ़ा नहीं देते, जिसका मतलब है कि लोकल गवर्नमेंट्स या उनके LGFEs को अपने GDP टारगेट्स को पूरा करने के लिए और भी अधिक कर्ज उठाना पड़ता है। इसका एक उत्तम उदाहरण ग्यूचौ है, चाइना का एक सबसे गरीब राज्य जिसका अधिकांश एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और GDP पर कैपिटा $7,000 से कम है। ग्यूचौ का GDP हाल ही में तेजी से बढ़ा है, लेकिन ये ग्रोथ अनबैलेंस्ड है क्योंकि ये अधिकांश रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश द्वारा प्रमोटेड हुई है, बिना किसी कंज्यूमर के समान बढ़ोतरी के। पिछले 15 सालों में ग्यूचौ की लोकल गवर्नमेंट ने हजारों नए पुल बनाए हैं, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पुल भी शामिल हैं। कम से कम एक पुल की कीमत 1 ट्रिलियन युआन से अधिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, खासकर इस बात को देखते हुए कि पॉपुलेशन असल में काफ़ी गरीब है और अधिकांश कृषि पर आधारित है। इसीलिए ये पुल हकीकत में ना तो उत्पादकता को बढ़ाया है और ना ही टैक्स में ग्रोथ लाई है। इसीलिए इस साल की शुरुआत में ग्यूचौ की लोकल गवर्नमेंट ने बेजांग से मदद मांगी, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट अपनी फंडिंग का बहुत सारा कर्ज LGFEs के ज़रिए ले लेती है। हकीकत में कर्ज का बोझ समझाना हमेशा मुश्किल रहा है, लेकिन 2010s में भी चाइना के देखनेदार ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बदकिस्मती से हाल ही में 3 चीज़ें लोकल गवर्नमेंट्स के लिए और भी ख़राब कर गई हैं।
पहली बात, ज़मीन के डिमांड में कमी के कारण, जो कि चाइना में भूमि के लिए डिमांड को काफ़ी कम कर दिया है। इसका मतलब है कि लोकल गवर्नमेंट ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा गिरवी रखकर कर्ज नहीं ले सकती हैं। दूसरी बात, कंज्यूमर एक्टिविटी में धीमाई, जैसे कि चाइना के डिफ्लेक्शन संकेत से स्पष्ट होता है, क्योंकि कम आर्थिक गतिविधि का अर्थ है कम टैक्स। और तीसरी बात, हायर इंटरेस्ट रेट्स। दुनिया के बड़े हिस्सों में बड़ी इंटरेस्ट रेट्स का सीधा असर चाइना के शैडो बैंकिंग सेक्टर पर होता है, जिसकी वजह से चाइना को इकोनॉमिक क्राइसिस हुए 2015 में, जब फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया था। और इसी वजह से चाइना के मुख्य बैंक के सक्सेसिव रेट्स कट्स के बावजूद ये क्राइसिस और भी बुरा हो गया है। फाइनेंशियल टाइम्स के दस्तावेज़ के मुताबिक चाइना के 33 प्रोविंसेस में 10 का कर्ज जीडीपी का 50% ज़्यादा है, और 4 जिसमें ग्यूशो की भी शामिल है का कर्ज जीडीपी से 100% ज़्यादा है। ये सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है, क्योंकि 100% ऑफ जीडीपी ज़्यादातर देशों के लिए खतरनाक बड़ा कर्ज है। मगर याद रखो कि ज़्यादातर प्रोविंसेस एवरेज यूरोपियन देश की साइज़ के हैं, जैसे गैंसू और चोंगशिंग दोनों में लगभग 30 मिलियन लोग। ये पोलैंड से थोड़ा छोटा है, लेकिन नीदरलैंड से बड़ा है। फिर भी जबकि उनकी बड़ी साइज़ उन्हें एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सकती है, ये साफ है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। कम से कम इसलिए कि 8 प्रोविंसेस को सिर्फ इंटरेस्ट भरने के लिए सारे टैक्सेस रेवेन्यूज़ खर्च करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि वो वेल्थियर प्रोविंसेस है जैसे बेइजिंग या शंघाई, उनके सर्विसेज कॉस्ट्स दुगने से अधिकतर है। इस क्राइसिस का इलाज करने के लिए सीसीपी बेसिक 2 चीज़ें कर रही है। उन्होंने ज़्यादा कर्जदार प्रोविंसेस के लिए पार्शियल बेल आउट की बात की है, जिससे वो सस्ते बैंक्स के कर्जे को रीस्ट्रक्चर करेंगे। इस मकसद के लिए चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में लंबे मुद्दत के बॉन्ड का इशू करने का इरादा किया है, जिसके आज के वक्त में एक बड़ा इशुएंस है। दूसरी और अहम चीज़, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को कहा है कि वो और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश न करें और कुछ पहले के दर्जे के प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दें। ये समझदार बात है, मगर ये सियासत में मुश्किल है, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट्स का मुख्य तरीका है जिससे वो अपने जीडीपी के फिगर्स को बढ़ाकर बेइजिंग के टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। बिना इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लोकल गवर्नमेंट्स को अपने जीडीपी के टारगेट्स को पूरा करने में मुश्किल होगी, और चाइना के जीडीपी का विकास अगले कुछ सालों में कहीं और नहीं जा सकता। फिर भी अगर ये हेडलाइंस नंबर्स को थोड़ा कम करता है, तो शायद ये चाइना के लिए सही कदम है, जो शायद निवेश और एक्सपोर्ट को आधार पर विकास से हटाकर एक अधिक बैलेंस्ड कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहता है। इन कंक्लूजन, चाइना की लोकल सरकारी कर्ज की क्राइसिस और भी बढ़ गई है, क्योंकि सरकार की पॉलिसीज़ और कर्ज के भरने से और भी परेशानियां पैदा हो रही है। सरकार को समय पर इस मुश्किल का हल निकालना होगा, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबिलिटी मिले। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें बताना ज़रूर कि आपका क्या ख्याल है चाइना के क्राइसिस के बारे में। थैंक यू।